श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मृगांका सिंह जी, श्री अनिल चौहान जी, श्री रमेश गौड़ कश्यप जी, श्री अजय शर्मा जी, के शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद शामली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कभी इतिहास में भारत की संगीत की एक विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा केराना घराना किस जन्मभूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र केराना में आज हम सब आपकी चिर प्रशिक्षित मांगों को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और हम अगले 3 दिन के अंदर ही गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाएंगे। इन सब की बधाई आपको देते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 में भी मैं शामली में आया था। अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा आना होता रहा है और तब मैंने केराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे। मुझे याद है केराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह जी ने जोर शोर से उठाया था। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनके स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस केराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। याद करिए 2017-18 में यहां के
नागरिकों ने, यहां की बहनों ने, यहां की बेटियों ने, यहां के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपतियों ने एक मांग की थी कि यहां पर पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। हम लोग उस कार्य को पहले ही कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएसी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएसी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएसी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को प्लान करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं प्लान करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता का मुद्दा है, आन वान और शान का मुद्दा है। हम किसी के सम्मान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, निर्दोष व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। और यही तो माहौल दिया है, यही माहौल दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। और भाइयों बहनों, यही कार्य किया है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति को बनाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र की सरकार ने जिन लोगों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि है, वे मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सम्मानित करते थे, वे कैराना के आतताइयों का सम्मान करते थे,
क्योंकि उनके लिए वोट बैंक महत्वपूर्ण था। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं, तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी। जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है। इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। यह आपकी एकता की ताकत है, और आपकी इस एकता की ताकत का एहसास कराने के लिए आए हैं। आपने 2014 में मोदी जी पर विश्वास किया। मोदी जी ने देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी पर विश्वास किया। उन्होंने बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान को दे दिया। मोदी जी ने विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। बिना भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आपने 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। प्रदेश के अंदर सरकार ने 4.5 वर्ष में सरकार कैसे चलनी चाहिए, यह भी करके दिखा दिया। पहले सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है, तो मुझे सचमुच प्रसन्नता होती है कि पहले इन नौजवानों को झूठे मुकदमों में फंसा करके इनकी जिंदगी को तबाह करने का कार्य होता था। मुझे याद है हमारे विधायक और सांसदों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाबू हुकुम सिंह जी के खिलाफ, इतने वरिष्ठ नेता के खिलाफ, श्री सुरेश राणा के खिलाफ, श्री तेजेंद्र नरवाल के खिलाफ, श्री संजीव बालियान के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे, प्रताड़ित किया जाता था, महीनों महीनों इन्हें जेल में डाला जाता था। दंगाइयों को मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर के सम्मानित किया जाता था, लेकिन आपकी आवाज को उठाने वाले नेताओं को जेल के अंदर ठूंस दिया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, झूठे मुकदमों में फंसा करके उलझा दिया जाता था। पिछली सरकारें विकास तो कुछ नहीं करती थी। विकास का मतलब एक परिवार होता था। विकास का मतलब न सड़क, न बिजली, न पानी, न हॉस्पिटल, न गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान, न किसानों के लिए क्रय केंद्र, न समय पे खाद, न समय पे बीज, कुछ भी तो नहीं मिलता था। कोई सुविधा नहीं मिलती थी। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। जाति देखी जाती थी, क्षेत्र देखा जाता था, और न गरीब को मकान मिलता था, न शौचालय मिलता था, न बिजली का कनेक्शन मिलता था।
कोई अपनी कन्या की शादी करते समय कन्यादान के रूप में रसोई गैस का कनेक्शन देना चाहता था, नहीं दे सकता था क्योंकि उपलब्धि नहीं था। कोई गरीब बीमार होता था तो उस बेचारे के लिए उपचार के लिए वह असहाय महसूस करता था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी आए, हर गरीब को एक एक शौचालय दे दिया। हर गरीब जिसके पास मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में से आच्छादित करने की कार्रवाई शुरू हुई। हर गरीब को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन, निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। हमारी सरकार आई, किसानों का कर्ज माफी की कार्रवाई शुरू हुई। ये जो किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछे तुम भी तो सत्ता में थे, तब किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ? हमारी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। आपके शामली जनपद के भी हजारों किसान थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसान, 12 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया। 6,000 रुपए सालाना हर किसान के खाते में बिना किसी सिफारिश के आ जाता है। ये पैसा कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में और अन्य लोगों के समय में क्यों नहीं आ पाया? कारण है किसान उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। किसानों को भुनाना तो चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी उनके हितों के लिए ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं किया। पहले लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। भाइयों बहनों, आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, काफी बड़ी संख्या में लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजनाएं हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक भी है, आईटीआई भी है, हॉस्पिटल भी है, पेयजल की स्कीम भी है और तमाम स्कीम है जो हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने में सहायक हो सकती हैं। आज आप देख रहे होंगे इस शामली बिजली के लिए तरसता था। 800 करोड़ रुपए की लागत से एक सब स्टेशन हम लोगों ने आपके शामली जनपद को ही दिया है। भाइयों बहनों, उपचार के लिए पहले शामली के लोग 2017 के पहले दिल्ली जाते थे और कोरोना कालखंड में मैंने देखा है यहां के जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के इतनी बेहतरीन व्यवस्था दी कि दिल्ली के लोगों को उपचार कराने के लिए शामली आना पड़ा था। और अब तो हम शामली में मेडिकल कॉलेज को भी निर्माण करने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शामली जनपद का भी तो अपना मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? सुरक्षा का हम पुख्ता इंतजाम करेंगे और हमने तय किया है सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। कानून को हाथ में लेने की किसी को छूट नहीं। सुरक्षा सबको, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो फिर उसको भी मालूम है कि कौन से लोग की यात्रा पे फिर निकलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये कैराना, इसका अपना इतिहास रहा है। कभी कैराना घराना मशहूर था संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इसकी अपनी एक पहचान थी। पूरा भारत का फिल्म जगत अगर उत्तर प्रदेश के किसी एक अन्य कस्बे के प्रति उनके मन में एक आत्मीय लगाव था तो भाइयों बहनों, उसमें से कैराना भी एक महत्वपूर्ण जगह थी। लेकिन आज कैराना घराने की पहचान को कुछ लोगों ने अपनी फितरत और अपनी नफरत की भावना के साथ इसकी इस पहचान को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर किया था।
आज मैं इसीलिए आया हूं, जो मांग आपने की थी 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएसी की इस बटालियन के आधारशिला को रखने के लिए, और भाइयों बहनों 1278 जवान यहां पर पीएसी के रहा करेंगे। और पीएसी का जब डंडा चलेगा तो बड़े से बड़े दंगाई अपने आप ही दूसरे लोग की यात्रा करता हुआ दिखाई देगा। अब वह यहां पर अराजकता नहीं फैला सकता, और अगर फैलाएगा तो फिर उसको भी मालूम होगा कि इसके बाद कोई और चारा नहीं होगा गले में तख्ती लटकाने के सिवाय। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये विकास की परियोजनाएं जो यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी। आपने देखा होगा कैराना से बाईपास निकल रहा है, शामली बाईपास के रूप में विख्यात होगा। जाम की समस्या का समाधान सदैव के लिए, व्यापारिक गतिविधियां, मुझे प्रसन्नता है 2017 के बाद, 2017 के पहले जो व्यापारी चले गए थे, पलायन कर गए थे, जिन लोगों ने भय और दहशत के माहौल में यहां से पलायन किया था, आज वे वापस आए हैं और उनको व्यापार में तेजी के साथ उन्होंने निवेश करके व्यापार को अपना बढ़ाया है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और मैंने पहले भी इस बारे में कहा है, प्रशासन से मैंने कहा है, जिन व्यापारियों के घरों में जनहानि और धनहानि उन आतताइयों ने की है, इस पर तो कार्रवाई कुछ पे हुई है, अगर इसके बाद भी कोई बचा है तो उसको भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरा, उन उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को हम सरकार की तरफ से भी मुआवजा देंगे, उनको हम सम्मान को आगे वे व्यवसाय कर सकेंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से हम उन्हें सहायता उपलब्ध करवाएंगे। भाइयों बहनों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी पहचान है उस पहचान को हर हाल में बनाए रखें, और उस पहचान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी न दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान, यहां का किसान, यहां की माताएं मेहनती हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए लालायित हैं, और आज उसको हम भी सरकार की तरफ से सहयोग करने के लिए आज यहां पर आए हैं। जिन भी लोगों ने यहां पर कैराना को, जो कभी भारत के शास्त्रीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, भारतीय संगीत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, और इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र, जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाओ की तरह उनकी दुर्गति हुई है, और मारीच और सुबाओ की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है, और ये तो तब जब आज देश के अंदर एक नयापन देखने को मिल रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा केंद्र में मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में धारा 370 कैसे समाप्त हो गई, हमेशा के लिए समाप्त हो गई। 3 तलाक की कुप्रथा को कैसे लगाम लगा दिया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, हमेशा के लिए समाप्त। और यही नहीं, अब तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अब तो किसी को संदेह रहना ही नहीं चाहिए, भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में, जो लोग अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं चाहते थे, जो लोग कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का विरोध करते थे, भाइयों बहनों, ये लोग कब खुश होते हैं? जब मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, जब कैराना से पलायन होता है,
और जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन होता है तब इनके नारे लगते हैं। लेकिन तालिबानीकरण कतई हम स्वीकार नहीं होने देंगे, और जो भी तालिबान का समर्थन उत्तर प्रदेश की धरती पर करेगा, सख्ती के साथ उसे निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। ये तालिबानी मानसिकता नहीं स्वीकार होनी चाहिए, कतई नहीं होनी चाहिए। ये मध्य युग में समाज को ले जाने की कुछ सी चेष्टा है, जो बहन और बेटियों के जीवन को पूरी तरह नारकीय बनाता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, और जो केवल और केवल एक मजहबी जुनून के साथ जीते हैं, वे लोग इस तालिबानी कुकृत्यों का समर्थन कर रहे हैं। इसको उत्तर प्रदेश की धरती में कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको यही कहने के लिए आया हूं, उत्तर प्रदेश आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास, शांति और सौहार्द और समृद्धि के जिस मार्ग पर आगे बढ़ा है, हम सबको याद रखना होगा, ये तब बढ़ा है जब हमने जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठ करके केवल राष्ट्र धर्म के आधार पर विकास और समृद्धि को महत्व दे करके जब हम लोगों ने इस दिशा में सोच प्रारंभ की, आज उसका परिणाम है गरीब को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बड़े बड़े विकास के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या न गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या समाज का हर तबके का व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को शासन की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और भाइयों बहनों, शासन की सुविधा के साथ साथ हर सभ्य समाज के नागरिक को, हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी भी सरकार दे रही है। हमने कहा हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने शामली के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने मेहनत से यहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाने में सफलता प्राप्त की है। आज भाइयों बहनों, चाहे वह माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी हो, चाहे वह प्रदेश सरकार में मंत्री श्री सुरेश राणा जी हो, चाहे वह विधायक शामली श्री तेजेंद्र निर्वाल जी हो, चाहे वह विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हो, चाहे यहां पर हमारी पूर्व प्रत्याशी रही और बाबू हुकुम सिंह जी की सुपुत्री श्रीमती मृगांगा सिंह जी हो, चाहे वह यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता श्री अनिल चौहान जी हो, चाहे वह श्री मनीष चौहान हो, या भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के यहां के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर हो, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग विकास के लिए, समृद्धि के लिए और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए कार्य करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, जब सुरक्षा, समृद्धि और होगी तो खुशहाली स्वयं ही आएगी, और उसी खुशहाली के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए आज मैं स्वयं भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में आपके बीच में यहां पर आया हूं। मैं इन सभी 425 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की सौगात शामली जनपद को देते हुए कैराना में इस पीएसी बटालियन की आधारशिला रखते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। ये दीपावली का उपहार है शामली जनपद के लिए, कैराना कस्बा वासियों के लिए, आप सबको ये मंगलमय हो। यह बटालियन यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना पाएगा, इस विश्वास के साथ आप सभी को बेझिझक कैराना को उसकी पहचान दिलाइए। संगीत के प्रमुख घराने के रूप में इसकी जो पहचान थी, उस कैराना घराने की पहचान के साथ साथ एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में फिर से
केराना उभरेगा। इसके लिए सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे। सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी। यहां पर कुछ औद्योगिक केंद्र विकसित करने की मांग हमारे जनप्रतिनिधियों ने की है। उसके लिए सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।